नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, जैसा कि आपको सामने से बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। आज हम आपको ऐसे टॉपिक्स लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज होकर के प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो आज के बाद आपकी ये समस्या खत्म होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद यहाँ से जो प्रश्न आएंगे आप उन सारे प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट, चाहे जितना भी डीपली होगा, आप उन सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भारत के भौतिक विभाजन से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। उन सारे प्रश्नों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, भारत का भौतिक विभाजन क्या है, हिमालय पर्वत को कितने भाग में बांटा गया है, भारत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, भारत के कितने परसेंट भाग पर मैदानी क्षेत्र है, भारत के कितने परसेंट भाग पर प्रायद्वीपीय भाग है तथा भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है। इन सारे पॉइंट को जो है एक पॉइंट के माध्यम से आप देखिएगा और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस टॉपिक्स को देखने के बाद याद रखना, भारत के भौतिक स्वरूप से मिलने वाले जो सारे प्रश्न होंगे आप सारे प्रश्नों को खोपड़ी में उसकी आग लगा दोगे। तो चलिए एक नजर देख लेते हैं। देखेंगे सबसे पहले भारत का भौतिक विभाजन। जी हां, भारत का भौतिक विभाजन क्या है, अर्थात भारत की जो भूमि है उस भूमि को कितने भागों में बांट करके ये देखा गया है कि कितने परसेंट भाग पर पर्वत है, कितने परसेंट भाग पर समतल मैदान है और कितने परसेंट भाग पर पठारी। तो याद रखना, भारत का 43% भाग, जी हां, भारत का जो 43% भाग है वह मैदानी भाग है। जी हां, कितने परसेंट भाग पर मैदान है, तो 43% भाग पर जो है मैदान है। और देखेंगे 2 नंबर पर, देखेंगे 2 नंबर पॉइंट पर भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। तो याद रखना, अगर पर्वत की बात करें तो 10.5% भाग पर पर्वत स्थित है। और पर्वत का मतलब आप जानते हैं कि लगभग 900 यानी 1000 मीटर से जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उसको हम पर्वत की श्रेणी में रखते हैं और 1000 से जितने भी नीचे आते हैं उसको पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं। जी हां, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और पहाड़ी क्षेत्र भारत के कितने परसेंट भाग पर है, तो 18.5% भाग पर पहाड़ी क्षेत्र स्थित है। इसका मतलब यह है कि 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं भारत में कितने परसेंट भाग पर है, तो 18.5% भाग पर पहाड़ी क्षेत्र है। और तीसरे पॉइंट पर देखेंगे कि भारत के कितने परसेंट भाग पर जो है पठारी क्षेत्र है। तो याद रखना, भारत के 28%, जी हां 28% यानी 28% भाग पर पठारी क्षेत्र है। और पठारी क्षेत्र कहा किसे जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, पठारी क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर एकदम पथरीली जमीन है। जी हां, समतल जमीन है लेकिन वो कैसी जमीन है, पथरीली जमीन है। पत्थर से निर्मित होने वाली मैदान को याद रखना क्या कहा जाता है, पठारी क्षेत्र कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और अब चलते हैं, ये देख लेते हैं कि हिमालय का जो विभाजन है, जी हां, हिमालय का जो विभाजन किया गया है, कितने भाग में हिमालय को बांटा गया है, तो याद रखना हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। इस पॉइंट को आप देखिएगा। पहले क्या है, हिमालय पर पर्वत जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। जी हां, क्या कहते हैं उसको,
ट्रांस हिमालय कहते हैं, और सेकेंड वाला जो हिमालय है उसको हम महान हिमालय कहते हैं। महान हिमालय को ही याद रखना ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, महान हिमालय को क्या कहा जाता है? ग्रेट हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय को बृहद हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय कहा जाता है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, बृहद हिमालय भी कहा जाता है, और यह हिमालय का दूसरा हिस्सा है। अब तीसरे हिस्से पर बात करेंगे जहां पे लिखा है आपको मध्य हिमालय। जी हाँ, क्या लिखा है? मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। और चौथे नंबर पर क्या है? जो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है उसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। जी हाँ, उसको कौन सा हिमालय बोलते हैं? उसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं सीधा चित्रण की ओर चलते हैं और ये देखते हैं इस चित्र के माध्यम से भारत के जो भौतिक स्वरूप है, भारत का जो आकार है, उस आकार के बारे में आप ये देखिएगा कि भारत के कितने % भाग पर कौन सा मैदान है और कौन सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, कौन सा भारत का तटीय क्षेत्र है। प्यारे मित्रों, इस सारे पॉइंट को आप देखिएगा और देखने के बाद आप लोगों को यहां से जो बनने वाले प्रश्न हैं, आप सारे प्रश्नों को एक एक करके आप कर पाएंगे, लेकिन आप इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा क्योंकि यहां कुछ ऐसे टिपिकल प्रश्न बनते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और नहीं कर पाता है। मैं उन सारे टिपिकल क्वेश्चन को याद रखना जो आपको हमेशा एग्जाम में फंसा देते हैं, उन सारे प्रश्नों को एक सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, ताकि यहां से यदि प्रश्न बने तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दो। तो याद रखना, सबसे पहले तो ये देखेंगे हिमालय। हिमालय को आप, जैसा कि मैंने पीछे बता दिया है कि इसको 4 भाग में बांटा गया है। आप देखेंगे सबसे पहले बाहरी ओर जो लिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। और सेकेंड नंबर को ग्रेट हिमालय कहते हैं या महान हिमालय कहा जाता है। और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा मध्य हिमालय। उसके नीचे क्या दिख रहा है? मध्य हिमालय दिख रहा है। और उसका जो बाहरी भाग है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, ये 4 हिमालय की जो श्रेणियां हैं, इन हिमालय के नीचे हम जैसे ही आते हैं, याद रखना वो कौन सा मैदान आपको मिलता है? याद रखना, कंकड़ पत्थर से निर्मित मैदान, जिसे हम भाबर के मैदान के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये चारों हिमालय के नीचे जैसे ही आप आएंगे तो कंकड़ पत्थर से निर्मित मैदान को हम क्या कहते हैं? भाबर का मैदान कहा जाता है। जी हाँ, क्या बोलते हैं उसको? उसको भाबर का मैदान कहा जाता है। भाबर का मैदान का मतलब यह है कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से जो निर्मित मैदान है, उस मैदान को कहा जाता है भाबर का मैदान कहा जाता है। और प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, इस भाबर के मैदान की जो चौड़ाई होती है वो 8 से लेकर के जो है 16 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। याद रखना, कितना? 8 से लेकर 16 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई पाई जाती है। और इसकी चौड़ाई कहीं घटती है, कहीं बढ़ती है, इसलिए इसकी 8 से लेकर 16 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई पाई जाती है। और याद रखना, इसके नीचे ही, जी हाँ, भाबर के नीचे ही जैसे आप आएंगे आपको मिल जाएगा, कौन सा एरिया मिल जाएगा? जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, अर्थात शिवालिक के नीचे भाबर, और भाबर के नीचे क्या है? तराई क्षेत्र है। जी हाँ, कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। अर्थात इन कंकड़ पत्थर से जब पानी का रिसाव होता है, अर्थात जो नदियां आती है, तो याद रखना इसी कंकड़ पत्थर के बीच से बहती हुई कहां पर पहुंचती है? याद रखना, ये 3 नदियों के द्वारा जो बनाया गया मैदान है, अर्थात उत्तर भारत के जो मैदान है उसको 3 भाग में बांटा गया है।
सिंधु का मैदान कहते हैं, गंगा का मैदान कहते हैं और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इस सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा पेन और कॉपी लेकर, ताकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को कर पाओ जो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। तो याद रखना, उत्तर भारत के मैदान को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। इसका जो सबसे पश्चिमी भाग है सिंधु और सतलज नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, और मध्यवर्ती भाग, जी हां, उत्तर भारत का जो मध्यवर्ती भाग है वो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है, और जो पूर्वी भाग है वो किस नदी के द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही असम की शोक नदी कहा जाता है। जी हां, असम की शोक नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की शोक नदी दामोदर को कहते हैं। बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसे ही आप उत्तर भारत के नीचे आएंगे, दक्षिण भारत की ओर आप जाएंगे, तो दक्षिण भारत को क्या बोलते हैं? याद रखना, प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भाग, पठारी भाग बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भाग का मतलब आप समझ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब यह होता है जो 3 ओर जल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। और याद रखना, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आप इधर जैसे ही आएंगे ये पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। जी हां, आप पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय भारत से जो निकलने वाली नदियां होती है वो वर्षा के अनुसार ही चलती है। जब बारिश होगा तो इसमें बाढ़ आएगी तो ये बहेगी, और इधर वाली जो नदियां हैं वो सदावाहिनी होती हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम नदियों पर नहीं जाना चाहते। तो याद रखना, ये तराई क्षेत्र के नीचे जैसे ही आप आएंगे और जैसे ही विंध्याचल की जो श्रेणी है, इस श्रेणी को जैसे ही उधर आप क्रॉस करते हैं तो याद रखना वो सब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जाता है। किस में जाता है? प्रायद्वीपीय। कहा जाता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत है। जी हां, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाले जो पर्वत है वो विंध्याचल पर्वत है। तो इसका मतलब यह है कि उत्तर भारत के बाद जब उधर जाएंगे तो ये कौन सा क्षेत्र आएगा? ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नीचे जैसे ही एकदम नीचे एरिया में जाएंगे, कहां पर पहुंच जाएंगे? समुद्र तटीय क्षेत्रों में। आप पूरब में जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी, और इधर पश्चिम में आएंगे तो अरब सागर, और नीचे जाएंगे तो क्या है? हिंद महासागर है। तो याद रखना, भारत के पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है कितने भाग में बांटा गया है? कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र में कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य हैं। और इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और यहां से कैसे प्रश्न बनेगा, उन प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए ताकि यहां से प्रश्न बने। ये पूछता है कि भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला कौन है? जी हां, भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला कौन है? तो काराकोरम श्रेणी। देखिए यहां सबसे उत्तर में दिखाई पड़ रहा है, कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। और यह पूछता है कि काराकोरम श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है? जैसा कि ये सामने आपको आया हुआ दिख रहा है। और याद रखना, ये देखिए यहां से ऊपर की ओर दिख रहा है। जी हां, पीर पंजाल के ऊपर से आप दिख रहा है, जास्कर दिख रहा है, लद्दाख दिख रहा है, और काराकोरम श्रेणी दिख रही है। ये तीनों याद रखना किस अंतर्गत आता है? ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय कहते किसे हैं? याद रखना, ट्रांस हिमालय उसे कहा जाता है हिमालय का जो भाग, जी हां, हिमालय का जो भाग हमारे भारत में पड़ता है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। इन सारे पॉइंट को आप किताब कॉपी लेकर बैठे, उसमें कृपया कॉपी पर नोट करते जाएं कि हिमालय पर्वत का जो भाग हमारे भारत में आता है उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। जी हां, क्या कहा जाता है? उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इसी ट्रांस हिमालय में ही जास्कर है, लद्दाख है और काराकोरम श्रेणी है। जी हां, ट्रांस हिमालय का भाग ही
काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि काराकोरम श्रेणी किस हिमालय पर्वत का भाग है, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रांस हिमालय का भाग है। क्योंकि हिमालय का जो भाग मेरे भारत में पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और ये पूछे कि पीर पंजाल और धौलाधर, जी हां, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है। यह प्रश्न बनेगा कि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो जैसा कि देखिए मैंने गोला बना के बता दिया है कि मध्य हिमालय। जी हां, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी किसके अंतर्गत आती है, मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। जी हां, किस हिमालय के अंतर्गत, मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी आती है। इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिएगा। और इसके आगे जैसे आएंगे तो क्या मिल जाता है, हमारा शिवालिक हिमालय मिल जाता है। जी हां, कौन सा हिमालय मिल जाता है, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक के नीचे मैदानी भाग है। मैदानी भाग पृथ्वी के कितने % भाग पर है, और भी हम भारत की बात करते, पृथ्वी की नहीं, भारत के कितने % क्षेत्र पर मैदानी भाग है, तो याद रखना 43%। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और प्रायद्वीपीय भाग है, फिर उसके बाद नीचे क्या है, तटीय क्षेत्र है, जैसे पश्चिम वाला तट है, पूर्वी वाला जो तट है। अब इसमें यह देखेंगे है कि हिमालय की लंबाई कितनी है। जी हां, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, तो याद रखना हिमालय पर्वत की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है। जी हां, कितना है, 2400 किलोमीटर हिमालय की जो लंबाई है। और इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई हर जगह पर अलग अलग है। याद रखना 400 किलोमीटर जो हिमालय की चौड़ाई है वो जम्मू कश्मीर में है। जी हां, हिमालय की जो चौड़ाई है वो जम्मू कश्मीर में कितनी है, 400 किलोमीटर, जैसा कि मैंने यहां पर आपको लिख करके जो है बता दिया है। और अगले क्षेत्र में क्या देखेंगे, हिमालय का जो भाग हमारे भारत में पड़ता है उसे हम किस हिमालय के नाम से जानते हैं, उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब इधर सुलेमान पर्वत को देखिए, हिंदू कुश पर्वत को देखिए, पामीर घाट को देखिए, कुन लुन पर्वत को देखिए। ये आप एक चित्रण के माध्यम से देख रहे हैं। और आप लोग इसको अगर एक बार दिमाग लगाकर देख लिया तो यहां से जो बनेगा प्रश्न वो आपको छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इसको सीरियल लगा दिया है। अगर उत्तरतम पूछेगा तो काराकोरम श्रेणी, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी। जी हां, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी किसको बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। और काराकोरम श्रेणी के बगल में ही याद रखना भारत के उत्तर पश्चिम, ये आएगा ना उत्तर पश्चिम, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो उत्तर पश्चिम कौन होगा, ये होगा उत्तर पश्चिम। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन सा पर्वत है, यहां से क्वेश्चन ये आता है, तो याद रखना कौन है, ये सुलेमान पर्वत है। इसी सुलेमान पर्वत में ही याद रखना वो खैबर दर्रा है और बोलन दर्रा, टोचन दर्रा, गोलन दर्रा, जितने भी दर्रे हैं, जितने भी विदेशी भारत के अंदर आए हैं, इसी सुलेमान पर्वत में स्थित है। और सुलेमान पर्वत कहाँ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। आप जानते हैं कि इधर पश्चिम एरिया में पाकिस्तान है और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सा पर्वत है, सुलेमान पर्वत है। इसी सुलेमान पर्वत में खैबर दर्रा है, बोलन दर्रा है, गोमल दर्रा है, टोचन दर्रा है। ये सारे दर्रे किसमें है, सुलेमान पर्वत में। और सुलेमान पर्वत के ऊपर जैसे ही जाएंगे कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत है। कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत है। और काराकोरम श्रेणी के ऊपर जाएंगे तो पामीर है। जी हाँ, कौन है, पामीर है। पामीर को विश्व का छत के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व के छत के नाम से जाना जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये सेशन है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे प्यारे मित्रों,
आप लोग चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो लोग पुराने हैं वो अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको शेयर करने का कार्य करें। प्यारे मित्रों, ये पसीना जो बह रहा है ये सिर्फ आपके लिए बह रहा है और मैं अपना पूरा तन मन धन, मेरे पास जो भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान आप लोगों के बीच में पूरा प्रसार करने का कार्य करूंगा। और आप लोग एक बार इस सारे चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में इसको अधिक से अधिक जो है शेयर करने का कार्य करें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं और आप लोग क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। आप लोगों के पसीना देखिए कितना पसीना बहा रहा हूं, तो आप लोग इसको लाइक और शेयर कीजिएगा प्लीज। आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।